हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे हम इकोनॉमी की। इकोनॉमी में हमने बात कर ली थी उसकी परिभाषा, ओके। और बात की हमने एसडीआई की, आर्थिक वृद्धि समृद्धि की बात की थी। आज जो बात करेंगे हम मुद्रास्फीति का, मेजर पॉइंट है इकोनॉमी का मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन का, ओके। तो इन्फ्लेशन क्या होता है? मुद्रास्फीति, मुद्रा मतलब तो क्या होता है? पैसा। और जो स्फीति मीन्स होता है वो क्या होता है? स्फीति मीन्स वृद्धि या प्रचुरता कह सकते हैं। स्फीति मीन्स वृद्धि या प्रचुरता। मुद्रा की क्या हो? प्रचुरता हो जाए या वृद्धि होने से मतलब है। तो ओवरऑल अगर मुद्रा की स्फीति की परिभाषा बात करें तो जब किन्हीं कारणों से, अभी कारण देखे होंगे हम, किसी वस्तु की कीमत में क्या हो? वृद्धि होती है, ओके। जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो लोगों की क्रय शक्ति क्षमता जो है या परचेजिंग जो पावर है वह क्या होगा? उसमें कमी आएगी। और इस कमी के कारण क्या है? मुद्रा के मूल्य में गिरावट महसूस की जाती है। इसे क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट कैसे होगा? जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल थ्रू कि कोई वस्तु क्या है, पहले 10 रुपए में मिल रही थी, ओके। वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गई, मान लीजिए 15 रुपए में। एक ब्रेड पहले 10 रुपए में मिल रहा था और अभी क्या है? कीमत वृद्धि के कारण क्या है? 15 रुपए में मिल रहा है। यानी कि जो पैसा या क्रय शक्ति क्षमता थी वह क्या थी? 10 रुपए थी लोगों की। अब क्या है? वही ब्रेड, सेम चीज, ठीक है, कितने की मिल रही है? 15 रुपए, यानी 5 रुपए की ज्यादा वृद्धि हो रही है। तो स्फीति किसकी बात करता है? वृद्धि की या प्रचुरता की, ओके। तो किन्हीं कारणों से अगर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो और लोगों की क्रय शक्ति क्षमता कम हो जाए, इसे क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। इसमें मुद्रा के मूल्य में क्या है? गिरावट आ रही है, ठीक है। 10 की बजाय हमें कितना देना पड़ रहा है? 15 रुपए, ठीक है। तो इसके क्या कारण है? इसके दो तरह से कारण हम देख सकते हैं। एक तो डिमांड पुश इन्फ्लेशन और दूसरा कास्ट पुश पुश क्या है? इन्फ्लेशन। यानी कि मांग के कारण मुद्रास्फीति बढ़े या लागत के कारण मुद्रास्फीति बढ़े, ओके। तो जब क्या है कि अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु की मांग क्या है? ज्यादा हो जाए, डिमांड ज्यादा हो, जैसे अभी क्या है, लहसुन की बात की जाए, कुछ एक साल पहले क्या था, टमाटर की वस्तु की डिमांड ज्यादा थी, मार्केट में क्या थी? कमी थी। उसके कारण क्या है? उसका मूल्य बढ़ गया। तो डिमांड के कारण या मांग के कारण जब किसी वस्तु के मूल्य में क्या होती है? वृद्धि होती है, कीमत में वृद्धि होती है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? मांग जन्य मुद्रास्फीति। और दूसरा है लागत जन्य यानी कि कास्ट पुश इन्फ्लेशन। तो क्या होता है? लागत में कास्ट बढ़ जाए वस्तु के उत्पादन का, उसके भी कारण है। क्या कारण रहते हैं लागत बढ़ने का, कास्ट बढ़ने का? तो किसी वस्तु के उत्पादन में और लागत वृद्धि के कारण क्या है? कीमत वृद्धि हो जाती है किसी वस्तु के, तो उसे क्या कहते हैं? लागत मूल्य या लागत जन्य मुद्रास्फीति, ओके। तो क्या कारण है डिमांड का? क्यों डिमांड बढ़ जाती है और क्यों लागत बढ़ जाती है, जिससे क्या इन्फ्लेशन में वृद्धि होती है? तो कारण तो सबसे पहले कि अगर मुद्रा की अतिरिक्त आपूर्ति क्या हो जाए? मार्केट में कर दी जाए। कैसे? गवर्नमेंट द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के तहत, ठीक है। क्या किया जाता है? हमने बात की थी, अभी बात की नहीं थी, करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। क्या बैंक रेट कम कर दिया जाए तो बैंकों के पास पैसा देना क्या होगा? ज़्यादा फ्लो होगा मार्केट में, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, ओके। तो ज़्यादा पैसा जब मार्केट में होगा तो क्या है? लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, वस्तुओं की खरीदेंगे। इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन क्रिएट होगा मार्केट में। CRR है, नगद आरक्षित अनुपात, क्या किया जाता है? इसी द्वारा क्या कंट्रोल किया जाता है RBI द्वारा कि मार्केट में पैसा कितना बैंक क्या कर सकते हैं? रिलीज कर सकते हैं, ओके। तो अगर मुद्रा की जो अतिरिक्त आपूर्ति क्या है मार्केट में बढ़ जाए तो उसकी वजह से क्या है? मांग जन मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है।
पहला कारण था। दूसरा कारण था उत्पादन में कमी, ठीक है, किसी वस्तु सेवा के उत्पादन में क्या है, कमी आ जाए, तो उसके कारण भी क्या है, वस्तुओं की कमी है लेकिन डिमांड क्या है, ज़्यादा है, तो इसकी वजह से क्या है, मांग जन्य मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट कारण है कि वस्तु की आपूर्ति में कमी, यानी वस्तु है, मार्केट प्रोडक्शन है, लेकिन क्या है, उसका उत्पाद, उसकी आपूर्ति मार्केट में नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है। और इसकी वजह क्या है, जैसे जमाखोरी या काला बाजारी, कुछ लोग क्या करते हैं, होल्ड कर लेते हैं वस्तुओं को, ठीक है, छुपा कर रख लेते हैं और इंतजार करते हैं कब तक, जब उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाए तब रिलीज करेंगे मार्केट में, और क्या होगा, उसका अच्छा दाम मिलेगा। तो इसके कारण क्या है, मांग जन्य मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। ये तो बात कारण हो गया डिमांड पुश इन्फ्लेशन का। कास्ट पुश इन्फ्लेशन की क्या रीजंस हैं, क्या कारण होते हैं, लागत क्यों बढ़ती है। जब कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि हो जाए, ठीक है, कोई वस्तु का उत्पादन हो रहा है और जो कच्चा माल लाया जा रहा है, कच्चा माल हमेशा प्राइमरी सेक्टर से आएगा, प्राथमिक क्षेत्र से, ठीक है, तो वहां से अगर कच्चे माल का मूल्य पहले से वृद्धि होकर आएगी तो जो प्रोडक्शन करेगा, जाहिर सी बात है, वो भी क्या है, मूल्य में वृद्धि करेगा अपना लाभ कमाने के लिए, ठीक है। तो कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि होती है तब लागत जन्य मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। दूसरा, परिवहन भाड़े में वृद्धि, यानी जो ट्रांसपोर्ट है उसमें क्या है, वृद्धि होगी। ये कब वृद्धि होगा, जब तेल हो, ठीक है, या गैसों से चलने वाले वाहन हो, कोयला से चलने वाले वाहन हो, ठीक है, अब तो कोयला वाहन नहीं चलते, रेल भी, ठीक है। तो अगर उनके मूल्य में वृद्धि हो रही है, इंटरनेशनल मार्केट में बात करें, तेल के मूल्य में वृद्धि हो रही है, तो जाहिर सी बात है परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, भाड़े में भी वृद्धि होगी, और वो वृद्धि होने के कारण क्या है, वस्तुओं के मूल्यों में भी क्या है, वृद्धि होगी, ठीक है। और इससे क्या है, लागत जन्य मुद्रास्फीति बढ़ेगी। तीसरा है वेजेस में वृद्धि हो जाए, मजदूरों की अपने उनके क्या है, मजदूरी में वृद्धि कर दी जाए, तो भी क्या है, उत्पादन जो प्रोडक्शन किया जा रहा है मजदूरों द्वारा, ओके, तो वो जब उनके मजदूरी में वृद्धि होगी तो वो कहीं ना कहीं से कवर होगा, तो माल में क्या है, उत्पादित माल में वो वृद्धि जोड़ दी जाएगी, तो उससे क्या होगा, वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी और लागत जन कास्ट पुश इन्फ्लेशन जन उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। ये तो बात होगी हमारी मुद्रास्फीति की परिभाषा, दो तरह से होती है और उसके क्या कारण है। नेक्स्ट बात करें अर्थव्यवस्था में, मुद्रास्फीति के प्रकार की बात करते हैं, कुछ है मेनली देख लेते हैं। इस पहला जो मुद्रास्फीति है, प्रकार है, वह अदृश्य मुद्रास्फीति। अदृश्य मुद्रास्फीति मेनली मिलावट के कारण होती है। तो मिलावट कहाँ होगी, जैसे एग्जांपल ले लें हम राइस, चावल का। कोई चावल क्या है, 40 रुपए किलो है, ओरिजिनल फॉर्म में वो क्या है, 40 रुपए में बिक रहा है, लेकिन दुकानदार क्या करें, उसमें 25 रुपए का कोई चावल है, 25 रुपए किलो चावल है, मिक्स कर दिया और बेच कितने में रहा है, 40 रुपए में ही। ये क्वेश्चंस भी आते हैं मिश्रण में, मैथ्स में, ठीक है। तो अगर 25 रुपए किलो वाला चावल को क्या है, 40 रुपए वाले चावल में मिलाकर उसी ओरिजिनल दाम में 40 रुपए वाले में बेचा जाए मिलावट करके, तो क्या हुआ, अदृश्य मुद्रास्फीति है, यानी कि वो दिखाई नहीं पड़ती है, ठीक है, चावल तो उसमें क्या कोई छांटेगा नहीं, इसे क्या कहते हैं, अदृश्य मुद्रास्फीति, ओके। या दूध में पानी मिलाकर 80 रुपए लीटर बेचा जाए तो क्या होगा, अदृश्य मुद्रास्फीति में ही काउंट होते होंगे। नेक्स्ट है खुली हुई मुद्रास्फीति, जैसे कि मार्केट में क्या है, इन्फ्लेशन ज्यादा है लेकिन सरकार द्वारा उस पर जानबूझकर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। तो सरकार कैसे अंकुश लगाती है, बात करेंगे हम। दबी मुद्रास्फीति या बंद मुद्रास्फीति में तीन तरह से, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति और प्रशासनिक नीति के तहत क्या है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम सरकार द्वारा किया जाता है। लेकिन यहां पर क्या है, सरकार जानबूझकर क्या कर रही है, कोई नीति नहीं अपना रही है या जानबूझकर उस पर अंकुश नहीं लगाने का काम कर रही है, उसे क्या कहते हैं, खुली हुई मुद्रास्फीति, यानी छोड़ दिया जाता है मार्केट पर गवर्नमेंट द्वारा।
ठीक है। नेक्स्ट है बंद मुद्रास्फीति या दबी मुद्रास्फीति कहते हैं इसको, यानी कि इसके द्वारा सरकार द्वारा कुछ उपाय किया जाता है कि मुद्रास्फीति को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो कंट्रोल करने के 3 उपाय हैं। नियंत्रण की बात हम करेंगे, नेक्स्ट बड़ा है। उसमें क्या है, मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा लाई जाती है, और राजकोषीय नीति किस मंत्रालय द्वारा लाई जाएगी, फाइनेंस मंत्रालय द्वारा, ठीक है, वित्त मंत्रालय द्वारा। और जो प्रशासनिक नीति एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी अपनाई जाती है वो तो जो कार्यकारिणी है, पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कार्यपालिका, उसके द्वारा क्या प्रशासनिक नीति लाई जाती है। जैसे पीडीएस हुआ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसका अच्छे से क्या किया जाए, अगर दाम बढ़ गया तो गरीबों में अच्छे से अपना से बांटा जाए सामान, ठीक है। पीडीएस हो गया। जमाखोरी है और जो बात की हमने कालाबाजारी की, इसको दूर करने का प्रयास किया जाए। आयात में वृद्धि की जाए, कुछ चुनी हुई वस्तुओं को आयात में वृद्धि की जाती है, जैसे दाल का आयात किया जाता है भारत में, ठीक है। तो ये प्रशासनिक नीति में आ गया। राजकोषीय वित्त मंत्रालय तो क्या है, जो अनावश्यक व्यय है मंत्रालयों को, उसमें कमी कर दी जाती है, बजट में कमी कर दी जाएगी, ठीक है। और ऐसी नीतियां अपनाई जाएंगी कि आय में वृद्धि का प्रयास किया जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा या फाइनेंस मंत्रालय द्वारा, ठीक है। और मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा लाई जाती है, जैसे सीआरआर या एसएलआर, ओपन मार्केट पॉलिसी ऑपरेशंस, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब। इसकी बात हम बात करेंगे नियंत्रण में, मुद्रास्फीति के नियंत्रण में फिलहाल, ठीक है। नेक्स्ट है प्रतीक मुद्रास्फीति। प्रतीक यानी कि ब्रांड या ब्रांड जो दो होते हैं, ओके, जैसे दो ब्रांडों के मध्य क्या चलता है, प्रतिस्पर्धा चलती है, ठीक है। एक ब्रांड है क्या, जो पहले से मार्केट में स्थापित है, जैसे मोबाइल में बात करें सैमसंग, नोकिया, आईफोन्स, कोई नया फोन आ गया लावा, ठीक है, लावा भी आया था एक, माइक्रोमैक्स तो अगर आईफोन्स है और लावा है, ठीक है, गुणवत्ता में वृद्धि नहीं की जा रही है लावा द्वारा, ठीक है, जो उसके मोबाइल की जो क्वालिटी है उसमें बिना वृद्धि किए क्या है, दाम बढ़ा के ज़्यादा कर दिया गया, ठीक है, स्थापित ब्रांड के बराबर। इसको क्या कहते हैं, प्रतीक, यानी कि ब्रांडों के मध्य मुद्रास्फीति है, प्रतिस्पर्धा चल रही है, ठीक है। ये तो ब्रांडों के मध्य हो गया। नेक्स्ट है आयातित। आयातित यानी कच्चे माल की वृद्धि। अगर हम कोई कच्चा माल आयात कर रहे हैं, जैसे पेट्रोलियम कच्चा माल हम आयात करते हैं और उसकी वृद्धि क्या है, कीमत में वृद्धि हो जाए, या पहले से वृद्धि है पेट्रोलियम में, पेट्रोलियम के कच्चे पदार्थों में मार्केट में, और आयात के कारण क्या है, और भी उस कच्चे माल में क्या है, वृद्धि हो रही है कीमत में, तो उसके थ्रू जो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, इन्फ्लेशन उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, आयातित मुद्रास्फीति, ठीक है। नेक्स्ट है बिखरी हुई मुद्रास्फीति, यानी कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में मुद्रास्फीति नहीं है, कुछ चुने हुए क्षेत्र हैं, कुछ चुनी हुई वस्तुएं हैं, जैसे अभी लहसुन में है, आलू प्याज में तो है नहीं कि कीमत बढ़ गई है, तो कुछ क्षेत्रों में हो सकता है अर्थव्यवस्था के, और कुछ वस्तुओं में हो सकता है, इसे क्या कहते हैं, बिखरी हुई मुद्रास्फीति। सभी में क्या है, सभी वस्तुओं में, सभी क्षेत्रों में क्या है, इन्फ्लेशन नहीं है, सिर्फ कुछ वस्तुओं में है या कुछ क्षेत्रों में है, ओके, जिसे कहेंगे बिखरी हुई मुद्रास्फीति, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी बिखरी हुई मुद्रास्फीति से रिलेटेड। और भी प्रकार हैं मुद्रास्फीति को, और भी 2-3 तरह से नापा जाता है, जैसे रेंगती मुद्रास्फीति, चलती मुद्रास्फीति, दौड़ती मुद्रास्फीति, और कूदती मुद्रास्फीति, और छलांग लगाती मुद्रास्फीति। रेंगती मुद्रास्फीति किसे कहेंगे, जो क्या है, रेंग कर चल रही, मतलब जो प्रतिशतता के मामले में बात करें, रेंगती में कितने परसेंट के मध्य हो तो रेंगती मुद्रास्फीति कहेंगे। कितना हो, 0 से लेके 1% के मध्य अगर मुद्रास्फीति है तो उसे क्या कहते हैं, रेंगती मुद्रास्फीति। चलती मुद्रास्फीति
1 से लेके 9% तक, ठीक है, 1 से लेके 9% के मध्य अगर मुद्रास्फीति है तो उसे क्या कहते हैं? चलती मुद्रास्फीति। भारत में अभी दिसंबर 2023 तक क्या थी मुद्रास्फीति का रेट? 5.9, ठीक है। दिसंबर 2023 का आंकड़ा बात करें तो 5.9% के मध्य क्या है? मुद्रास्फीति रही है। ओके, चलती हो गई। दौड़ती मुद्रास्फीति यानी 9 से 99%, हमेशा 2 अंक में लेंगे इसको, 100 पर नहीं जाते हैं, ठीक है। 10 से 99% तक। और कूदती 100 से 900 कितना? 99 तक। 100 से 999% तक। और छलांग मतलब 1000 से क्या हो? ज्यादा हो जाए। 1000% से ज्यादा अगर मुद्रास्फीति है तो उसे क्या कहते हैं? छलांगती मुद्रास्फीति हो गए, ठीक है। रेंगती, चलती, दौड़ती, कूदती और छलांगती, 5 प्रकार है इसके, ठीक है। ये तो टाइप्स हो गए। ये हो गई हमारी मुद्रास्फीति के प्रकार और किस तरह कितने प्रकार से निकाली जाती है, 4-5 प्रकार से, ठीक है। जो अच्छी मुद्रास्फीति मानी जाती है कितने से कितने मध्य के बीच मानी जाती है, कितने बीच क्या है मुद्रास्फीति रहनी चाहिए? 3 से 5% के करीब में, ठीक है। जो माना जाता है कि 3 से 5% के मध्य अगर मुद्रास्फीति है तो यह क्या है? अच्छी है। ओके, अब बात करें किसकी? माप, यानी कि कैसे मापा जाता है या कौन मापता है मुद्रास्फीति को, ठीक है। सबसे पहले तो बात कर लें कि यह साप्ताहिक मापी जाती है। साप्ताहिक, तो साप्ताहिक तो किस दिन? थर्सडे को, ठीक है, शाम को, THURSDAY, थर्सडे शाम, ठीक है, साप्ताहिक मापी जाती है और थर्सडे शाम को। ओके, मुद्रास्फीति के माप जो है 2 तरह से की जाती है, WPI और CPI, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक विक्रेता या बिक्री कीमत सूचकांक, और दूसरा CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ओके, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है। हालांकि ओवरऑल जो प्रकाशन किया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे ये NSO है। पहले क्या था? CSO, केंद्रीय स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन अभी क्या नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हो गया, यानी कि कार्यालय है ये। ओके, NSO किसको किसको मिला के बना? CSO जो पहले मापन करती थी, और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वे प्रतिदर्श NSSO को मिला के क्या है? NSO बना दिया गया है। CSO और NSSO, ठीक है। ये हो गए मिनिस्ट्री ऑफ, किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, के अंतर्गत, ठीक है। इसके द्वारा क्या है? जारी किया जाता है। आधार वर्ष क्या है मुद्रास्फीति मापने का? 11-12 अभी तो है 2011-12, ठीक है, लेकिन प्रस्तावित है 2017-18 करने का प्रस्ताव है। अगर बात करें हम कुछ समितियों की, पहले क्या 93-94 था, बाद में किया गया, ठीक है। 2 समितियां रिलेटेड हैं माप से। हासिम समिति, ठीक है, हासिम समिति का संबंध किससे है? इन्फ्लेशन से, मुद्रास्फीति से। दूसरे हैं अभिजीत सेन गुप्ता,
2004-5 इन्होंने किया था। ठीक है, अभिजीत सेन गुप्ता 2004-5 बेस ईयर रखा गया था, लेकिन अभी क्या है, इसको बढ़ाकर 11-12 कर दिया गया है। ठीक है, ये दो समितियां इनको याद रखेंगे, अभिजीत सेन गुप्ता। थोक मूल्य सूचकांक पर ही क्यों नापा जाता है? इन्फ्लेशन, ताकि कि जो नौकरी वाले हैं, सर्विस वाले हैं, उनको कितनी महंगाई कर दी जाए, इसलिए क्या है, थोक बिक्री सूचकांक पर क्या है, माप की जाती है, थोक विक्रेता कीमत सूचकांक। ठीक है, तो WPI का WPI किसके द्वारा प्रकाशित किया जाएगा? कंज्यूमर अफेयर्स। आर्थिक सलाहकार कार्यालय है ना, किसका? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो आर्थिक सलाहकार कार्यालय है, उसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, संकलित किया जाता है। ठीक है, और CPI का, CPI में पहले ये देखना CPI कितने प्रकार का है, टाइप्स ऑफ CPI, कितने प्रकार CPI निकाला जाता है? 4 प्रकार से। UPSC ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, आगे दे के मंत्रालय। ठीक है, पहला तो औद्योगिक श्रमिकों के लिए है, फर्स्ट जो है CPI 4 प्रकार से निकाला जाएगा। औद्योगिक श्रमिकों के लिए क्या कहते हैं? CPI-IW या इंडस्ट्रियल वर्कर। ठीक है, दूसरा क्या है? CPI एग्रीकल्चर लेबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चरल लेबर। तीसरा ग्रामीण श्रमिक, तीसरा क्या है? CPI रूरल लेबर। और चौथा CPI ग्रामीण शहरी संयुक्त रूप से। CPI ग्रामीण शहरी संयुक्त रूप से, यही जो हमने बात की ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा। ठीक है, मंत्रालय के अधीन कौन करता है? NSO। अब बात करें हम इन तीनों की, इसके मंत्रालय क्वेश्चन आए हुए PSC में, सामने देके कौन सही है कौन गलत है, 1 2 3 4। तो जो CPI औद्योगिक वर्कर हैं, CPI जो कृषि क्षेत्र में लेबर है, और जो CPI ग्रामीण क्षेत्र में लेबर है, किसके द्वारा किया जाएगा? श्रम ब्यूरो। और श्रम ब्यूरो किसके अधीन आता है? लेबर मिनिस्ट्री, श्रम मंत्रालय के अधीन। तो ये तीनों क्या है? श्रम मंत्रालय या श्रम ब्यूरो द्वारा क्या है? जारी किया जाता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड रोजगार ना, रोजगार मंत्रालय के अधीन। ठीक है, तो ये तीनों श्रम मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किए जाते हैं। और चौथा जो हमने बात की CPI में, चौथा CPI ग्रामीण एवं शहरी NSO द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्या, मापन। एक चीज और इसमें बात कर लें, कितनी वस्तुओं का माप किया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में? कितनी वस्तुओं का मापन किया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में? 682।
682 और 3 क्षेत्रों में है। एक है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एक है मैन्युफैक्चरिंग और एक माइनिंग, ठीक है, माइनिंग में। तो मैन्युफैक्चरिंग से कितनी वस्तुएं का मापन होता है? 620 का प्रेजेंट टाइम कितना? 620। इलेक्ट्रिसिटी में एक बच गया, तो कितना? माइनिंग में, यानी कि 61, ठीक है। तो जो मुद्रास्फीति अभी मापी जा रही है, टोटल कितनी है? 600 वस्तुओं को उसमें शामिल किया गया है। 3 क्षेत्र है, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण, और इलेक्ट्रिसिटी, बिजली वाला, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से एक ही है, मैन्युफैक्चरिंग से 620 है सबसे ज्यादा, और माइनिंग से 61 है। यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है, ओके। तो ये तो बात हो गई हमारी माप से और वस्तुओं के और समिति की। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति का प्रभाव, किस पर क्या प्रभाव पड़ता है मुद्रास्फीति जब आती है? सबसे ज्यादा तो जो आय वाले व्यक्ति हैं उन पर प्रभाव पड़ता है, राष्ट्रीय उत्पाद पर प्रभाव पड़ेगा, राष्ट्रीय इनकम पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो वेतन भोगी की बात करें, अगर जो सर नौकरी वाले हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा मुद्रास्फीति का? निगेटिव, ठीक है। पेंशनर पर, जो पेंशन पर आधारित हैं, जो रिटायर हो गए हैं, नेगेटिव। इनका भी क्या है? निगेटिव ही प्रभाव पड़ेगा। जब इनकम कम होगी गवर्नमेंट कितना देगी? नेक्स्ट है निवेश पर, इन्वेस्टमेंट पर मुद्रास्फीति पॉजिटिव। इस पर भी निगेटिव ही होगा, ठीक है। निवेश कहाँ बढ़ेगा जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा, तो निवेश कैसे करेंगे, ठीक है। बेरोजगारी घटेगी कि बढ़ेगी? बेरोजगारी बढ़ेगी। बेरोजगारी बढ़ेगी तो फिर क्या होगा? गरीबी भी क्या है? बढ़ेगी। गरीबी भी बढ़ेगी। लोग बेरोजगार होंगे, पैसा नहीं होगा तो क्या होगा? गरीब होंगे। प्रति व्यक्ति आय क्या होगा? घटेगा। घटेगी, यानी कि निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। निर्यात, कोई भी देश क्या चाहता है? निर्यात उसका क्या हो? मैक्सिमम हो, ज्यादा से ज्यादा निर्यात करे, ज्यादा इनकम हो। तो जब मुद्रास्फीति आएगी तो इसमें क्या होगा? इस पर भी निगेटिव प्रभाव पड़ेगा, यानी कि निगेटिव का मतलब घटेगा। निगेटिव ना लिख के दे, क्या दिया ऑप्शंस में? घटेगा या बढ़ेगा। याद रखेंगे, निर्यात किसी भी देश के लिए पॉजिटिव कब होगा? जब निर्यात ज्यादा से ज्यादा करे, ज्यादा से ज्यादा देशों को करे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगी? फिर इनकम होगी। आयात, कोई भी देश आयात क्या करना चाहता है? वो कम से कम करना चाहता है। क्यों? क्योंकि पैसा देना पड़ेगा जहां से हम आयात करेंगे। तो आयात पर क्या प्रभाव पड़ेगा? निगेटिव। निगेटिव यानी आयात क्या होगा? बढ़ेगा। जिस वस्तु की कीमत ज्यादा बढ़ रही है, मार्केट में अवेलेबल नहीं, जैसे दाल उत्पादन तो होता है भारत में ज्यादा, लेकिन खपत भी ज्यादा है, उस पर विश्व में उत्पादन ज्यादा होने के बाद भी क्या है? भारत में आयात करनी पड़ती है दाल, ठीक है। ऋणदाता पर जो क्या है? ऋण दे रहा है, नेगेटिव। इस पर भी क्या है? निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। और सबसे ज्यादा फायदे में कौन रहता है? ये ऋणी, जब पैसा नहीं है, देना ही नहीं है, ठीक है। ऋणी, डिबेटर, जो जिसने ऋण लिया है, यह सकारात्मक प्रभाव रहेगा, यानी कि पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा इसके ऊपर। बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन की बात करें, और बैलेंस ऑफ ट्रेड, भुगतान व्यापार, दोनों क्या है? निगेटिव व्यापार, निगेटिव प्रभाव पड़ता है, ठीक है। निगेटिव प्रभाव मेनली देखें सब पर निगेटिव है, ठीक है। बेरोजगारी बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय घटेगी। सकारात्मक किसमें है? डिबेटर को। और याद रखेंगे निर्यात और आयात घटेगा बढ़ेगा, इस तरह, ठीक है। अब इसमें एक टॉपिक रह गया क्या? मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। एक में नहीं हो पाता, इसमें नहीं लिखा गया।
तो जो तीनों नीतियां हैं उसकी कल डिस्कशन करेंगे, अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।